नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आइए वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, सेट 1 सेट 2। इसकी सारी जानकारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दूंगा। और वो सारी वीडियो जो मैंने बनाई AIB 19 एग्जाम को लेकर बनाई, जिस पर आपको वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए AIB 19 एग्जाम देना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये 100 आउट ऑफ 100 का मैंने तैयारी कराया है और मेरा पूरा प्रयास है कि इनमें आपको 90 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे। उसी हिसाब से मैंने वीडियो में बताया कैसी ट्रिक्स रहेंगी, क्या क्वेश्चन फंसेंगे, वो सारा मैंने वीडियो में बताया। आइए आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सेट 3 हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फंस सकते हैं। वो बात अलग है कि आप लोग बेयर एक्ट ले जाना अलाउ है, लेकिन बेयर एक्ट से आंसर को ढूंढना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। इसके लिए आपको तैयारी करनी ही होगी, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। आप लोग प्लीज चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए बात करते हैं। इस पर मैंने जो 2 वीडियो बनाई थी, एक बार आप बताते चलो, उस पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि 10 नंबर का था वो बता दिया है। इसके अलावा IPC था वो 8 नंबर का था वो बता दिया। CRPC पे भी वीडियो बना दिया है, उस पे 10 नंबर 10 था वो बता दिया। CPC पे 10 नंबर का है आएगा, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो लिंक पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें हमने मोटर व्हीकल एक्ट और इसके अलावा एविडेंस एक्ट और ट्रॉट लॉ, ये सारे मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 5 नंबर का आएगा इसमें से, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। आइए समझते हैं क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। प्रोटेक्शन लॉ इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। इसी को अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इसका अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण कानून। अब सबसे पहले समझने की बात ये कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है क्या। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, टॉपिक को समझोगे नहीं, तो उसके आगे आप कुछ समझ नहीं पाओगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुल मिलाकर इसमें जो है, इसमें उपभोक्ता के अधिकार के प्रकार को बताया गया है। इस प्रोटेक्शन लॉ में उपभोक्ता के अधिकार के प्रकार, कितने प्रकार के कंज्यूमर के अधिकार होते हैं, उपभोक्ता ग्राहक के कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है। क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर आपको फंस सकता है कि उसमें क्या क्या है। जैसे कोई भी आपको पॉइंट बता देगा, अभी मैं उसके आगे बात करता हूं, होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूं। सबसे पहला क्या अधिकार होता है इसमें, बुनियादी जरूरतों का अधिकार। बुनियादी जरूरतों का अधिकार, ग्राहक को जो उपभोक्ता को अधिकार होता है, सबसे पहला ये अधिकार इसमें मिलता है प्रोटेक्शन लॉ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पे। दूसरा जो मिलता है इनको, सुरक्षा का अधिकार। अब सुरक्षा का अधिकार से ये नहीं है कि इनको Z+ सुरक्षा मिल जाती है, ये पुलिस सुरक्षा का अधिकार मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसमें प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीजें तो नहीं जिससे उनके सेहत के लिए खतरा है, तो ये सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, अब तीसरी हम बात पॉइंट इसमें है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है। जैसे इसमें पूछ लेगा कि सूचना का अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या महत्व रखता है, तो आप जो ऑप्शन आएगा उस पर इस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का एक सेक्शन है जो कि हर बार आता है और ये बहुत ही टिपिकल है, आप समझ नहीं पाओगे उतना, इसलिए मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं। सेक्शन 14, धारा 14 क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो मेनली आपको बताया गया है
इस धारा के अंतर्गत जिला, जो जिला फोरम है, जिले फोरम के निर्णय स्वरूप एवं निवारण, कोई भी जैसे कोई मुकदमा हो गया, कोई केस होता है, उसके निवारण की व्याख्या की गई है, व्याख्या की गई है इस धारा में, धारा 14 जो है की गई है। इसमें बताया है कि सेक्शन 14 धारा जो है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की है, उसमें इस धारा के अंतर्गत जिला फोरम, जिस जिले का कांड होगा, जिस जिले का केस होगा, उसमें निर्णय स्वरूप एवं निवारण के लिए व्याख्या की गई है। अब इसमें जो कि कौन से होते हैं, इसमें मिलता क्या है, जैसे मूल्य वापसी तथा क्षतिपूर्ति का विवरण है, ठीक है। जो कि इसमें जो जैसे जो कोर्ट, जैसे इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, तो इसकी जो भी आपके प्रोसीडिंग होगी वे व्यवहार कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट्स में होती है। ऐसा नहीं कि क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल कोर्ट में होगी या रेवेन्यू कोर्ट में होगी, ऐसा नहीं है। इसके अलग कोर्ट्स होते हैं, वहां पे इसकी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया हो कंज्यूमर लॉ क्या चीज है। अब हम लोग एक अगला पॉइंट टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यार आप लोग वीडियो देखते हो भाई लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, मजा आएगा तब तो काम करने में। आगे का अगला जो मेन टॉपिक है वो है लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये आप लोग ने एलएलबी बीए एलएलबी में पढ़ा ही होगा। अब ये है बात अलग कि आप लोग भूल गए होंगे। इसका हिंदी में जो अर्थ है वो मैं बताता चल रहा हूं, श्रम और औद्योगिक कानून, श्रम और औद्योगिक कानून। अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है, देखिए इसका अर्थ समझिए पहले, सबसे पहले तो अर्थ समझिए, अर्थ क्या है इसका। इसका जो अर्थ है रोजगार से समझ गए होंगे, रोजगार से जुड़े कई मामलों पर लागू होने वाले कानून का एक समूह है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, श्रम औद्योगिक कानून है। श्रम औद्योगिक, जैसे कोई आप लोग ने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक यूनिटी रहती है, एक बनता है उन लोग का, लेबर लोगों का अलग बनता है, यूनियन जिसको बोलते हैं। तो जैसे उनका कोई भी केस आता है तो सबसे पहले इसी लॉ के अंतर्गत केस फाइल होता है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत। अब इसमें मैं आपको धाराएं भी बताऊंगा, क्या प्रमुख धाराएं हैं जो कि आपको एग्जाम में आ जाएंगी, तो वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं, रोजगार से जुड़े हुए कई मामलों पर लागू होने वाले कानून का एक समूह है, ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है ये समझिए। पहला क्या आएगा, भारत श्रम में जुड़े कुछ प्रमुख कानून हैं जो कि इसमें आते हैं। अब जैसे पहला हो गया आपका कारखाना का अधिनियम, कानून के अंदर कानून 1948। कारखाना, जैसे कारखाना मतलब जैसे कोई भी कारखाना हो गया, जैसे कि कोयले का खाना होता है, कारखाना अंदर काम होता है, तो ये सारी चीजें हैं। और बड़ी इंडस्ट्री जैसे वो भी आती है इसमें।
दूसरा है इसमें औद्योगिक, जो कि ये पॉइंट है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, औद्योगिक संघर्ष, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम 1947। अब इसमें जैसे पूछ लिया कि लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के कुछ प्रमुख अधिनियम बताइए आप, तो जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक आपको क्वेश्चन दे दिया भारत श्रम, अब ये जैसे इसमें कि पूछ लिया टॉपिक में कि किससे रिलेटेड है, या ये पॉइंट दे दिया कारखाने अधिनियम 1948 कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है या कौन से लॉ से रिलेटेड है, तो आप बता पाएंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से। तो ये सारे प्रमुख हैं। अब इसमें जैसे धारा आप बताते चलते हैं, एक प्रमुख धारा है इसकी, वो भी बताता हूं आपको। जैसे धारा 406, अब 406 क्या है देखिए, 406 कब लगती है, जब कोई मजदूर या लेबर की मजदूरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, तब उसके खिलाफ जिसने जो मजदूर जिसके अंदर काम कर रहा है या फैक्ट्री या उसके अंदर, तो उसके 406 लगेगी, जो भी उसको करवा रहा है उसके अधीन, जिसके अधीन लेबर काम कर रहा है, उस मालिक के खिलाफ 406 का मुकदमा बनेगा। और ये मुकदमा जो बनेगा इसमें सजा जेल भी हो सकती है। और ये जो चलता है वो किस कोर्ट में चलता है ये भी आप समझिए, श्रमिक, श्रमिक न्यायालय में चलेगा, ठीक है, श्रमिक न्यायालय में चलेगा ये। और दूसरा जो है उपभोक्ता न्यायालय में चलेगा, उपभोक्ता न्यायालय में चलेगा। समझ गए आप लोग? ये सारा मेन पॉइंट था इसमें, जो सबसे मेन चीज थी वो मैंने आपको बताई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे। ये वाला भी आपका 4 नंबर का आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। ये भी मस्त टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है। लॉ रिलेटेड टैक्सेशन, लॉ रिलेटेड टैक्सेशन। अब टैक्सेशन से आप लोग समझ गए होंगे, टैक्सेशन का मतलब होता है कर, इसको टैक्स बोलते हैं, यहाँ पे टैक्सेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसका हिंदी में हम अनुवाद करते हैं, आइए आयकर, आयकर, आयकर अधिनियम, अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961। जब इसका प्रारूप लागू हुआ था, बना तो ये 61 में था, पर ये लागू हुआ है 1962 में, ठीक है दोस्तों, 1962 में लागू हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया 2 नंबर का ही, लॉ रिलेटेड टैक्सेशन या आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था। लागू और बनने में बहुत फर्क है, ठीक है, 1 साल का अंतर है, लेकिन आंसर में भी यही अंतर हो जाता है। आदमी 161 कर देगा, आप लोग गलत हो जाएगा। लागू ये हुआ था 1962 में, ठीक है। अब इस पर हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या आते हैं, क्या सेक्शंस आते हैं। प्रमुख सेक्शन देखिए, इसमें धारा जो आती है, धारा 35। अब ये धारा 35 क्या है ये जानिए। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान का व्यय, ठीक है। अब इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, ये भी धारा, धारा से आप लोग समझ रहे होंगे ना, सेक्शन, सारा सेक्शन है ये। धारा 44, अब 144 ना समझ लीजिएगा, धारा 44 बीमा व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो धारा है वो भी इंपॉर्टेंट है, धारा सेक्शन 47। ये लॉ रिलेटेड टैक्सेशन का है सारा सेक्शन जो आपको बता रहा हूं मैं। लेन देन, लेन देन, लेन देन को हस्तांतरण
हस्तांतरण नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। लेन देन का हस्तांतरण नहीं माना जाता, ठीक है। अब इसमें चौथा जो धारा है वो भी इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 73, सेक्शन 73। सट्टा समझ रहे हो ना, सट्टा। सट्टा दो तरह का होता है, एक होता है जुआ, जुआ अलग हो गया। सट्टा से मतलब होता है जो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में जो लगता है, जिससे आपने पढ़ा होगा कि शेयर मार्केट विषय जोखिम के अधीन है, ठीक है। लेन देन, सट्टा कारोबार, कारोबार, सट्टा कारोबार में घाटा, ये सेक्शन लग के आता है, सेक्शन 73, ठीक है। एक फाइनल सेक्शन आपको बता रहा हूं, ये भी फंस सकता है, धारा 112, लंबी अवधि के पूंजीगत, 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 पूंजीगत लाभ पर कर। ये धारा 112 जो है सेक्शन 112 सॉरी, लंबी अवधि की पूंजीगत लाभ पर कर है। जो भी पूंजी रखे हो उस पर जो कर लगता है उस पर। तो दोस्तों आज ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो कि 4 नंबर 5 नंबर के थे। टोटल हो गए 8 5 13 नंबर। 13 नंबर आज मैंने आपको सॉल्व करा दिया, 13 का 13 बनेगा। आप वीडियो पूरा देखिए, कहीं कोई समस्या होती है मुझे कमेंट में बताइए। और सबसे रिक्वेस्ट कि यार भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। AIB 19 में पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, और AIB 19 एग्जाम क्रैक करना है। नहीं ऐसे घूमते रहोगे कोट पहने, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।